पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, उसके बाद ही उस पे कुछ कारीगर करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाई अमित पे। साथियों, आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आज अपने चैनल पे हम कुछ नया करने जा रहे हैं और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि वो जो नया है वो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब से अपने इस चैनल पे हम 10वीं क्लास की NCERT यानी 10th क्लास की NCERT कंप्लीट करेंगे। होने को तो ऐसा है कि हम क्लास 6 से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन ऐसा है कि क्लास 6 को लेकर के चलेंगे तो आप बोर हो जाओगे कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये 6ठी क्लास भी 7वीं क्लास की चीज़ें जो हैं वो हमें आती हैं। और ऐसा है कि 10th क्लास की जो चीज़ें हैं, जो NCERT अपना जो रीट का आगे वाला जो पेपर होगा, आपको पता है कि जो अपना जो पेपर है वो NCERT बेस रहने वाला है। जितना ज़्यादा हो सके यदि हम NCERT पढ़ेंगे तो पेपर के अंदर अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो अपन अपने इस प्लेटफॉर्म पे 10th क्लास की NCERT शुरू करेंगे। पहले पार्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं सारे क्रम वाइज हम कंटिन्यू रखेंगे और पेपर से पहले 10th का जितना भी सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवाएंगे। साथियों, साथ में ही क्या होगा कि RBSC की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो NCERT में छूट गई हैं, वो भी इसके अंदर हम कंबाइन करेंगे। जितने भी NCERT के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो साथियों, चलते हैं अपने क्लास की तरफ। पहला अपना चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है अपना केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। अपना पहला चैप्टर है साथियों, ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण जिसे हम बोलते हैं। देखो, 10th क्लास की चीज़ें हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 6ठी 7वीं 8वीं की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको आती हैं, क्योंकि हम रीट मेंस एग्जाम को फोकस करके पढ़ रहे हैं और आने वाली जो LDC का पेपर भी जो है उसके लिए भी ये जो कक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जहाँ भी जनरल साइंस आती है वहाँ पे ये कक्षाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने क्लास की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखना साथियों, क्या होता है कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रासायनिक। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, देखो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, एक होती हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो रसायनों के बीच के अंदर होंगी, यानी कि कोई दो अभिकारक मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना रहे होंगे, या फिर हम कई जगह ऐसा भी होता है कि उत्पाद से वापस अभिकारक प्राप्त कर रहे होते हैं। तो वो अलग अलग अभिक्रिया, बहुत सारे प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे अपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, संयोजन होती है, वियोजन होती है, विस्थापन होती है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो जितनी भी अपने सिलेबस में लगती हैं, जैसे अब आप बोल दो सर ग्रीनियर अभिकर्मक के बारे में बताओ, तो वो अपने सिलेबस में 10th लेवल तक नहीं लगता है। अगर लग रहा होता तो हम उसका जिक्र कर रहे होते। तो जितना भी अपना 10th लेवल का रहेगा उतने में जितनी भी NCERT के अंदर चीजें हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखना साथियों, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं की। तो रासायनिक अभिक्रिया यदि कहीं पे हो रही होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे हम श्वसन ले रहे हैं, हम सांस ले पा रहे हैं, ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। आपने क्या किया, आपने सब्जी काट के छोड़ दी, थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उसका कलर वगैरह चेंज हो गया, तो वहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। अपने घरों में होने वाली बहुत सारी चीजें, जैसे हमने भोजन कर लिया है, भोजन करने के बाद अपने पेट के अंदर पाचन की क्रिया होती है, वहां पे ग्लूकोज बनता है, वहां पे जैसे CO2 गैस बाहर निकलती है, तो वो अलग अलग चीजें हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया अपने चारों तरफ हैं, अपने चारों तरफ जो चीजें हैं वही साइंस है। अगर हम उन चीजों को सीख पाते हैं तो इसका मतलब हम साइंस को पढ़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो इसका मतलब उस पदार्थ की
अवस्था चेंज हो सकती है? आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल चेंज हो सकती है। भाई एक पदार्थ पहले ठोस अवस्था में था, अब वो गैसीय अवस्था में या भापीय अवस्था में हो गया होगा। क्या उस पदार्थ का कलर चेंज हो सकता है? तो आप बोलेंगे कि सर हाँ हो सकता है कि एक पदार्थ पहले सफेद रंग का था, वो धीरे धीरे ब्लैक हो गया या किसी और कलर का हो गया है। क्या उस पदार्थ का ताप बदल सकता है? तो आप बोलेंगे कि सर हाँ टेम्परेचर तो उसका चेंज हो ही सकता है, क्योंकि जैसे हम श्वास लेते हैं तो जैसे आप अपने नाक के आगे उंगली लगा के देखिए, जब आप श्वसन को बाहर निकालें यानी कि CO2 गैस आप नासिका के माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं तो उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा, यानी कि ताप तो बढ़ा है, अभिक्रिया हुई है, ऑक्सीजन जो है वो शरीर ने ग्रहण की है, CO2 बाहर आई है, इसका मतलब कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ताप चेंज तो हुआ है। ताप चेंज हुआ है तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया को हम किससे समझ सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपके पास मैग्नीशियम है। क्या है आपके पास? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का कोई रिबन है आपके पास। आपने क्या किया कि मैग्नीशियम को आप जलाना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? मैग्नीशियम को आप जलाना चाहते हो। तो यदि आप किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ हो, वो मैग्नीशियम हो सकता है, वो लकड़ी हो सकती है, वो पेट्रोल हो सकता है, वो कोई भी पदार्थ हो सकता है, जो भी पदार्थ यदि आप उसे जलाना चाहते हैं, यदि आप उसका दहन करना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना ऑक्सीजन के जलना संभव नहीं है। ऑक्सीजन गैस एकमात्र ऐसी गैस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ का दहन कर सकते हैं। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो जलने में सहयोग करती है, स्वयं नहीं जलती है। ऐसा नहीं है कि यदि हम इसे जला रहे होंगे तो ये स्वयं जलेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जलने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। ठीक है ना? ये है आपका मैग्नीशियम। तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीशियम है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों मिले, दोनों आपस में क्या हुआ? मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। जलाने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे 2MgO, यानी कि आपको पदार्थ प्राप्त होता है क्या? मैग्नीशियम। क्या प्राप्त होता है साथियों? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब आप बोलेंगे कि सर आप यहाँ पे 2 मैग्नीशियम ले रहे हो तो इधर तो एक ही है। देखो इस प्रकार की यदि कोई अभिक्रिया हो जाती है जिसके अंदर अभिकारक, देखो इधर जो लिखे हुए हैं, इधर Mg और O2 लिखे हुए हैं, ये आपके क्या हैं? ये आपके हैं अभिकारक। यानी कि जो पदार्थ आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और जो मिलकर के वो क्या बनाएंगे? कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? आपका उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका उत्पाद कहलाता है। ये जो तीर का निशान है, इसके तीर का जो सिर होता है वो हमेशा उत्पाद की ओर रहेगा और इसका जो पूंछ होता है वो हमेशा अभिकारकों की तरफ रहता है। देखिए आपको क्या चेक करना है। मैं एक बात बोलता हूं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, देखना साथियों, रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया दोनों में एक अंतर होता है। आप किस प्रकार से पहचान पाते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है या नाभिकीय अभिक्रिया है? तो उसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर हमेशा जो द्रव्यमान जो होता है, जो मास होता है, वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। यानी जितने आप अभिकारक लेते हो उतने के उतने आपको क्या प्राप्त होने चाहिए? उत्पाद प्राप्त होने ही चाहिए। यदि उससे कम या ज्यादा, देखो ज्यादा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको कोई ना कोई कम ही प्राप्त होंगे। तो कम प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब आपने द्रव्यमान का क्या किया है? द्रव्यमान की हानि हुई है। द्रव्यमान की हानि हुई है, इसका मतलब वहां पे कौन सी अभिक्रिया होगी? तो वहां पे आपकी हो जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? तो हम ये बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान तो क्या रहना चाहिए? संरक्षित रहना चाहिए। तो संरक्षित रहना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि इधर तो हमने मैग्नीशियम एक ही लिया था, इधर आ रहे हैं मैग्नीशियम के 2 अणु। देखो मैग्नीशियम के कितने अणु आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ऑक्सीजन के भी 2 आ रहे हैं, तो भी ऑक्सीजन के तो हमने 2 ले लिए थे।
ऑक्सीजन तो हमने शुरू से ही 2 ले लिए थे, लेकिन हमने मैग्नीशियम का 1 अणु लिया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या लिया था, परमाणु लिया था। मैग्नीशियम का परमाणु लिया था, तो यहाँ पे अपने को दो जो है वो क्या प्राप्त हो रहे हैं, 2 परमाणु बोल दो या 1 अणु बोल दो, प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैग्नीशियम को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। यदि किसी भी अभिक्रिया में आपको या इधर वाला द्रव्यमान और इधर वाला द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान में यदि आपको चेंज मिले, यानी कि इतना द्रव्यमान उधर नहीं है जितना उधर है, दोनों द्रव्यमान जब इक्वल इक्वल आपको नहीं मिले, जब आपको क्या हो, दोनों द्रव्यमान इक्वल इक्वल नहीं मिले, तब आप क्या करेंगे, तब आप वो जो रासायनिक समीकरण आपको प्राप्त होता है उसका एक नाम मिलता है 10th क्लास की बुक में, उसे बोलते हैं साथियों कंकाली रासायनिक और समीकरण। उसे क्या बोलते हैं साथियों, कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जहां पे क्या होगा, दोनों तरफ आपको द्रव्यमान बराबर नहीं मिलेगा। दोनों तरफ यदि द्रव्यमान बराबर नहीं मिलेगा तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसे हम बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अपने पास एक मेथड होता है, एक मेथड है। एक मेथड क्या है कि हम इस कंकाली रासायनिक समीकरण में क्या करेंगे, अभिकारकों की और उत्पाद की संख्या को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करेंगे तो बराबर किस तरीके से करेंगे, तो आपने एक मेथड सुना होगा, मैथ पढ़ते हैं आप, मैथ पढ़ते हैं तो आपने एक हिट एंड ट्रायल, जब आप एलजेब्रा का पार्ट पढ़ते हो तो एक मेथड का आता है हिट एंड ट्रायल। तो आप हिट एंड ट्रायल यानी कि सीधा सोचो कि क्या होने वाला है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 हैं, तो यदि मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना। यदि मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूं तो 2 मैग्नीशियम के इधर हैं, तो इधर भी मैग्नीशियम के 2 हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब अपनी अभिक्रिया जो है वो संतुलित हो चुकी है। अपनी अभिक्रिया क्या हो चुकी है साथियों, संतुलित हो चुकी है। तो हमें संतुलन में ही करना था। तो पहली अभिक्रिया जो है अपनी मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर के थी, तो आपकी ये समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे मान लो हम आज यहाँ पे 2-4 अभिक्रियाएं करेंगे। जैसे जिंक है आपके पास, क्या है आपके पास, जिंक है, जिसे हम जिंक बोलते हैं, या फिर इसे हम जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। यदि आप इसकी अभिक्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ करवाते हैं आप साथियों, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि आप इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि आप इसकी क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं गंधक का अम्ल भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, गंधक का अम्ल भी इसे बोलते हैं। इसे हम अम्लों का राजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, अम्लों का राजा भी इसे बोलते हैं। किंग ऑफ एसिड्स भी इसे हम बोलते हैं। देखो अम्लों का राजा ये है, तो राजा की कोई ना कोई रानी भी होगी। तो राजा की रानी कौन है, अम्लों की रानी होती है आपकी अमोनिया। कौन होती है साथियों, ये होती है आपकी अम्लों की रानी। तो देखो अपने 1-2 बातें एक्स्ट्रा भी सीख ली, अम्लों की रानी। तो इस प्रकार से भी हम चीज़ों को साथ साथ में करते जाएंगे ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना न पड़े। देखो ZnSO4 Zn और H2SO4 की जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, इसका जो ये पॉजिटिव होता है, धातुएं जो होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखती हैं। तो यहाँ पे SO4 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा साथियों, ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, जिंक सल्फेट बन जाएगा। इधर बच क्या गया, तो Zn काम आ गया, SO4 भी काम आ गया, बचा कौन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों, यहाँ पे तीव्रता के साथ कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो जिंक होता है वो आपका ठोस अवस्था में होता है, तो आप इसके आगे S लगा सकते हैं। ये H2SO4 होता है तो ये आपका जलीय फॉर्म में होता है, तो आप इसके आगे लिक्विड लगा सकते हैं। ठीक है ना, द्रव्य अवस्था में तो आप लिक्विड लगाएंगे। यदि जलीय अवस्था में होता, यदि कोई पदार्थ आपको जलीय अवस्था में मिलता है, देखो आप 4 तरीके हैं इसके, जलीय अवस्था में मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे उसके आगे, आप उसके लगाएंगे एक्वा।
एक क्यों लगाएंगे। यदि कोई भी पदार्थ आपको द्रव अवस्था में मिलता है तो आप उसके आगे एल लगाएंगे। यदि आपको गैसीय अवस्था में मिलता है तो आप उसके आगे क्या लगाएंगे, जी लगाएंगे। और ठोस अवस्था में मिलता है तो देखो जिंक ठोस है तो एस फॉर सॉलिड, ठीक है ना। ये गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वा है, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकली आपकी, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो आपने जिंक सल्फेट बना लिया। तो इसी प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक अभिक्रिया चलो और देख लेते हैं। जैसे लोहा होता है Fe, फेरस जिसे हम बोलते हैं, फेरस इसका कौन सा नाम है, फेरस इसका लैटिन नाम है। इसे हम बोलते हैं साथियों लोहा। क्या बोलते हैं इसे हम, लोहा बोलते हैं। लोहे की अभिक्रिया आप करवाते हैं साथियों पानी के साथ। किसके साथ करवाते हैं, पानी के साथ। मैं यहां पे बना देता हूं Fe3O4। क्या बना देता हूं मैं, Fe3O4 बना देता हूं। देखो साथियों Fe3O4 यदि मैं यहां पे बना देता हूं और मैं ये कह दूं कि इससे 4 जो है वो हाइड्रोजन गैस के अणु निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 4 हाइड्रोजन गैस के अणु निकलेंगे। तो किस प्रकार से निकलेंगे देखो, यहां पे मैं ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ Fe, यहां पे H2O, तो Fe3O4 और फोर्थ H 4H2, ठीक है ना, हाइड्रोजन के 4 अणु। देखो साथियों क्या होता है कि ये अब आपको पता चल रहा होगा कि जो सबसे पहले हमने अभिक्रिया लिखी थी कौन सी, मैग्नीशियम वाली, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार की कंकाली रासायनिक समीकरण है। तो इसे हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसे क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं तो देखना साथियों यहाँ पे Fe के कितने अणु हैं, 3 हैं। तो आप क्या करिए यहाँ पे भी कितने लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए। तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया साथियों, 3 लगा दिया। देखो O के कितने हैं, 4 हैं, लेकिन यहां पे O कितने हैं, 1 है। O कितने हैं, 1 है। O 1 है तो हमें चाहिए कितने, 4 चाहिए। तो O हमने कहां लगा दिया, 4। बच क्या गया, देखो यही बचा क्या, 4H2। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 4H2। ये जो पदार्थ आपको प्राप्त हुआ है इसे बोलते हैं साथियों मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर अवस्था कौन कौन सी हो गई, तो देखो साथियों इसकी लोहे की अवस्था कौन सी होती है, इसकी होती है सॉलिड अवस्था। आपने कभी लोहे को पानी बना हुआ देखा है क्या, डायरेक्ट आप नहीं देखेंगे। वैसे तो लोहा गलाया जा सकता है, जलीय अवस्था में हो सकता है, गला सकते हैं इसको, गला करके दूसरा पदार्थ इसे बना सकते हैं। लेकिन आप हमेशा सामान्य जीवन के अंदर क्या देखते हैं कि लोहा जो होता है वो ठोस अवस्था में ही होता है। धातुएं जितनी भी होती हैं वो क्यों कौन सी अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। कौन सी एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में होती है, तो आपको मैंने पीछे के कक्षाओं में बताया है कि वो एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कौन सी अवस्था में होती है, द्रव अवस्था में होती है। उसका नाम होता है साथियों क्या, पारा होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। ये जो जल के अणु हैं ये आपकी गैसीय अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। ये जो लोहा जो होता है वो पानी की वाष्प के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और क्या बना लेता है साथियों, मैग्नेटाइट बना लेता है। तो ये भी आपको कौन सी अवस्था में देखने को मिलेगा, ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा। और ये हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है साथियों, गैस होती है। तो ये आपको जी अवस्था में देखने को मिलेगा। तो आपने क्या बना लिया, मैग्नेटाइट बना लिया। मैग्नेटाइट जो होता है वो कहाँ काम आता है, तो आप बोलेंगे कि सर हमें अच्छी तरीके से पता है, ये स्थायी चुंबक बनाने के काम आता है। कहाँ काम आता है, ये स्थायी चुंबक बनाने के काम होता है। एक प्रकार से ये फेरोमैग्नेटिक होता है। कैसा होता है ये होता है साथियों फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक यानी कि क्या करेगा, ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा साथियों, लोहे की वस्तु को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और चुंबक का मैंने आपको बताया था एक दिन चैप्टर के अंदर, अपने क्वेश्चन के अंदर चर्चा की थी कि विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसके ऊपर एक छोटी सी मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, आपको शायद याद होगी। तो Fe3O4 ये 4 किसके अणु हो गए, आपके गैस के हाइड्रोजन के हो गए। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो क्या होगा कि आगे भी इसी प्रकार की जो है अभिक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। कल हम क्या करेंगे कि अलग अलग जो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन होती है, उसके बारे में अपनी चर्चा रहेगी। तो
आप जुड़िए। एनसीईआरटी जो होगी, एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे सारी की सारी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जितना भी आपको मैटर है, जो मेरी तरफ से जितना भी संभव हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूँगा। 10वीं क्लास के लिए मैं आपको ये मतलब मैं दावा करना चाहूँगा कि जितना भी 10वीं क्लास के अंदर मैटर है वो मैं नहीं छोड़ने वाला, वो मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊंगा। तो आप अगर साथ में नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको आप सीक्वेंस वाइज लिख सकते हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि आगे की जितनी भी कक्षाएं होंगी तो मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ आप इस प्रकार से नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको आज तो आपके लिए यही था कि एनसीईआरटी अपने शुरू हो गई है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनको, जिसको भी ज़रूरत है, जो भी मतलब रीट की तैयारी या एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको बताएं कि एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है तो आप जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नाम से ही है, साइंस बाई अमित सर के नाम से ही है अपना टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे अलग अलग टीचर आपको जीके के क्वेश्चन भी देते हैं और साथ में साइंस के क्वेश्चन भी देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो जुड़िए, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। तब तक आप पढ़ाई में अपने मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत।